हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेज। आज की इस नए वीडियो में SCERT क्लास 6 हमारी दुनिया का अध्याय नंबर 7 मानचित्र का अध्ययन एवं अध्याय नंबर 8 हमारा राज्य बिहार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो BPSC शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो ये सभी फैक्ट जो है आपके SCERT बुक से तैयार किया गया है। चलिए इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को बारी बारी से हम लोग अध्ययन करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले इसमें हमारा है चित्र में और मानचित्र में क्या अंतर है। तो चित्र में और मानचित्र में एक आधारभूत अंतर है, उसको समझते हैं। चित्र में मापक स्केल का उपयोग नहीं होता है, लेकिन मानचित्र में मापक स्केल का उपयोग किया जाता है। चित्र और मानचित्र में यही आधारभूत अंतर है। मानचित्र बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण बात क्या है? संकेतों का इसमें उपयोग होता है, मापक का उपयोग होता है, दिशाओं का निर्धारण होता है। अगला हमारा है मापक स्केल। मापक स्केल क्या है, इसको समझते हैं। तो मानचित्र पर दो स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी, मानचित्र पर दो स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र इसको समझते हैं, इसमें पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। दूसरा नंबर में हमारा है राजनीतिक मानचित्र। गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, इसको समझते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया गया है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र। रंग एवं चिन्ह, इससे प्रश्न बनता है, इसको समझते हैं। पूछेगा कि पर्वत का रंग चिन्ह क्या है, जलाशय का रंग चिन्ह क्या है। तो जलाशय का जो रंग चिन्ह है वो नीला रंग है। पर्वत का रंग चिन्ह क्या है, भूरा रंग है। पठार का रंग चिन्ह क्या है, तो पीला रंग है। मैदान का रंग चिन्ह क्या है, तो हरा रंग है। मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होता है और दक्षिण हमेशा नीचे की ओर होता है। और इस साइड आपका हो जाएगा पूरब और इस साइड हो जाएगा आपका पश्चिम। अब चलते हैं अध्याय नंबर 2 की ओर। अध्याय नंबर 8 हमारा है हमारा राज्य बिहार। तो यहाँ पे एक जो है भारत का मैप बनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बिहार है। इसी के बारे में कुछ जानकारी हमें एकत्रित करना है। तो आइए इसको समझते हैं कि बिहार राज्य जो है ये भारत के किस साइड में स्थित है। तो बिहार राज्य यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कि आपके पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछा जाए तो 483 किलोमीटर है, वही उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाए तो याद करने का तरीका है 345 यानी कि 345 किलोमीटर चौड़ा है। इसी प्रकार बिहार के चौहद्दी को देखते हैं। बिहार के चौहद्दी उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी है और पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है। अब अगला टॉपिक हमारा है प्रशासनिक सीढ़ियाँ। प्रशासनिक सीढ़ियाँ क्या होता है? तो इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या 534 है। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। अगला हमारा है कि एक जो है घटते क्रम का पैटर्न बनाया गया है। जैसे कि जिला हुआ, जिला से उसके नीचे प्रमंडल, प्रमंडल से नीचे अनुमंडल, अनुमंडल से नीचे प्रखंड, प्रखंड से नीचे आपका पंचायत। अब हम समझते हैं अगला टॉपिक हमारा है बिहार का जलवायु। बिहार का जलवायु कैसा है? बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार के पूरब में गर्म और अर्ध जलवायु है
अर्ध जलवायु मतलब क्या दादा है, बिहार के पश्चिम में गर्म और शुष्क जलवायु मिलती है। बिहार में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाए जाते हैं। एक नंबर हमारा है ग्रीष्म वर्षा शीत। ग्रीष्म वर्षा शीत। बिहार का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि गर्मी का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। अगला टॉपिक हमारा है उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग 3-4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। दोहरी जिंदगी जीने का अर्थ है कि जब उत्तर बिहार की जितने भी नदियां हैं वो बाढ़ लेकर आती है और उत्तर क्षेत्र को वो पूरे जल से जलमग्न कर देती है। इसलिए यहाँ के लोग 2-3 महीने के लिए जो ऊंचा क्षेत्र है वहाँ पे चले जाते हैं। इन्हीं को बोला जाता है दोहरी जिंदगी। बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, वकाया, करे, महानदी, कोसी इत्यादि नदियां हैं, जिनका उद्गम स्थल नेपाल में है। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर चौड़ाई वाले क्षेत्रों के लोग 3-4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। तो यहाँ से पूछ सकता है कि किस, जैसे कि हो गया मधुबनी के दक्षिण से खगड़िया तक 90 किलोमीटर, तो ये लोग जो है कैसे ज़िंदगी जीते हैं, तो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। अगला हमारा है पूर्वी बांध से पश्चिम के बीच के लगभग, पूर्वी बांध से पश्चिम के बीच लगभग 1100 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोग लगभग 4 महीने तक विस्थापित ज़िंदगी जीते हैं। तटबंध पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज, इसको याद कर लेना है, मनीजर के बीज छींट देते हैं, जो पानी उतरते पर मनीजर का पौधा डंठल के रूप में तैयार हो जाता है, जो जलावन का काम आते हैं। अगला हमारा है अस्पर। अस्पर एक पठार का कटा हुआ भाग है। अस्पर क्या है, तो पहाड़ का कटा हुआ भाग है। तटबंध नदी, नहर, अन्य प्रकार के पानी के बहाव को निश्चित सीमा के भीतर रखने के लिए बना होता है। अगला है टाल क्षेत्र। दक्षिण बिहार की नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता है। यह पानी पूरे बड़े इलाकों में दूर दूर तक फैल जाता है और एक बड़ा सा ताल दृश्य उपस्थित करता है, जैसे कि पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बरहिया मोकामा तक टाल क्षेत्र या ताल क्षेत्र कहलाता है। टाल क्षेत्र में रबी फसल का उत्पादन होता है। टाल क्षेत्र में रबी फसल का उत्पादन किया जाता है। अगला हमारा है कृषि व्यवसाय। अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। बिहार में सभी फसल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं। वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू का उत्पादन होता है। छपरा, सिवान, गोपालगंज तथा चंपारण क्षेत्र में गन्ना यानी कि ईख का उत्पादन किया जाता है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। किसकी खेती होती है? जूट की खेती होती है। वन, बिहार में मात्र 7.2% भूभाग पर वन है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी 64वीं के पीटी में। अगला हमारा है उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे है? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के हिमालय के तराई में है। बिहार के अररिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। अगला हमारा है गया तथा नवादा जिलों में भी झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्सों वन से आच्छादित हैं, यानी कि वन उसमें नहीं है। अगला है कि राजगीर की पहाड़ियों तथा कैमूर की पहाड़ियों पर भी वन मिलते हैं। अगला है कि उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उगाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। यह किसी खास गांव का नाम ना होकर तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का ही नाम है। सरैसा इलाके के तंबाकू काफ़ी कड़कदार होते हैं, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सरैसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं।
अगला हमारा है कि वन्य प्राणी। वन्य प्राणी इसको समझते हैं, पूर्व में बिहार के घने जंगलों में बाघ, हाथियों की भरमार थी, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने से जंगल कटते गए और जंगली जानवर घटते गए। पश्चिमी चंपारण जिलों में वाल्मीकि नगर अभयारण्य है, रोहतास जिला में कैमूर अभयारण्य है, नालंदा जिला में राजगीर अभयारण्य है, गया जिला में गौतम बुद्ध अभयारण्य है। अगला हमारा है खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीमबेटका यानी भीम बांध अभयारण्य, इसके गर्म जल के स्रोत मुंगेर हैं। अगला है बेगूसराय जिलों में कांवड़ झील में जाड़े के मौसम में देसी और विदेशी पक्षियाँ आते हैं, देसी और विदेशी पक्षियाँ आती हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान की कहाँ पे है, तो पटना है, जंगली जानवर के लिए प्रसिद्ध है। पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन प्रवासी पक्षी भारी संख्या में आते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ वॉच टावर बनाने का निर्णय लिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,38,04,637 था। इसको याद कर लें। तो ये था हमारा अध्याय नंबर पूरा के पूरा 8। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।